प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है सियासी प्रहार या गैर जिम्मेदार। संदर्भ इसका राहुल गांधी का लंदन प्रवास है। लंदन प्रवास पर पहुंचे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में है। तकरीबन 3 दिन पहले वह इंग्लैंड में आयोजित एक कॉन्क्लेव में शामिल हुए। भारत के भविष्य के संदर्भ में विचार के लेकर उन्हें उद्बोधन के लिए बुलाया गया था। उन्होंने अपने भाषण के दौरान जो कुछ भी देश के संदर्भ में कहा, देश की वर्तमान सियासत के संदर्भ में कहा, उसे लेकर वर्तमान में सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए अर्थात भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम नेता, जिम्मेदार मंत्री बेहद नाराज हैं। इन सबको लगता है कि राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने का ही ठेका ले हुआ है। तमाम स्तर पर प्रतिक्रियाएं हैं। राहुल गांधी ने कहा गया था, राहुल गांधी का मानना है कि देश इस समय खतरनाक स्थितियों में है। उनका मानना है हर मोर्चे पर हम बड़े ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और देश में जो लोग सत्तारूढ़ हैं वह इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार के हालात रूस और यूक्रेन के संदर्भ में है, वैसे हालात चीन और भारत के संदर्भ में है। जो कुछ रूस यूक्रेन में कर रहा है वैसा ही कुछ करने की कोशिश में चीन भारत के संदर्भ में और हमारा वर्तमान जो तंत्र है वो इसके संदर्भ में आंख मूंदे हुए। दूसरा उनका जो बयान था वो था भारत की आर्थिक स्थितियों को लेकर। उनका मानना है कि जो हालत इस समय श्रीलंका की हो रही है या पाकिस्तान की हो रही है, कमोवेश हम भी उसी स्थिति की ओर अग्रसर हैं, हमारे हालात भी इतने ही खराब हो रहे हैं। तीसरा जो मसला था वो था भारत की आंतरिक स्थिति के संदर्भ में। उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान सत्तारूढ़ दल ने पूरे भारत में केरोसिन अर्थात मिट्टी का तेल छिड़क दिया है। एक चिंगारी भर की जरूरत है, वो सब कुछ धू धू करके जल उठेगा। वह इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं और इसका प्रतिकार कैसे हो, तो उनका कहना है कि इस देश में एक वातावरण संघ के द्वारा या संघ की मदद से भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है जिसमें एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। लेकिन अभी भी देश में 60% 70% लोग हैं जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। इन तक पहुंचने की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है। कांग्रेस को इन तक पहुंचना चाहिए और पहुंचकर भाजपा के इन तौर तरीकों के संदर्भ में जागरूक करना चाहिए, तभी देश को बचाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी अपनी पार्टी को कितना बचा पा रहे हैं, नहीं बचा पा रहे हैं, ये तो पहले ही बहस का मुद्दा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की इस कदर आलोचना करना भारत में सत्ता में बैठे हुए लोगों को रास नहीं आता है। और भी बहुत लोग हैं जिन्हें रास नहीं आता है, लेकिन इसके प्रतिकार में एक वर्ग ऐसा भी है जिसका कहना है राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले अपने देश के नेता के संदर्भ में जो इस समय देश का नेतृत्व कर रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री, उनके बयानों पर ध्यान क्यों नहीं देते। नरेंद्र मोदी भी जब विदेश में जाते हैं तो भारत के विपक्षी पार्टियों के संदर्भ में, भारत के अतीत के संदर्भ में, भारत में पूर्ववर्ती सरकारों के संदर्भ में जिस प्रकार की बयानबाजी वो करते आ रहे हैं उसके संदर्भ में क्यों नहीं करता है। जब नरेंद्र मोदी इस संदर्भ में आलोचनाएं करते हैं, जब वह इस प्रकार की बात भी बोलते हैं कि पहले तो लोगों को लगता था कि हम किस देश में पैदा हो गए, तब जाके अपमान का बोध इन भाजपाइयों को या इन संघियों को क्यों नहीं होता। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की जनता के स्तर पर क्या बातें पर्याप्त नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर इन दोनों नेताओं को अपनी बात रखनी पड़ रही है। क्या इस प्रकार की बात रखने से इनकी बात में कोई वजन आता है? क्या इससे इन्हें देश की सियासत में कोई अहम मुकाम मिलता है? क्या इस प्रकार की बयानबाजी देश हित में रहती है? क्या इस प्रकार की बयानबाजी के माध्यम से अपनी पार्टी को विस्तार में कोई मदद मिलती है? कुल मिलाकर इस प्रकार की बयानबाजी सियासी दृष्टिकोण से कितना नफा और नुकसान की है, समझने की कोशिश करेंगे। ये आरोप प्रत्यारोप हकीकत की जमीन पर कितने ठहरते हैं, इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कई प्रबुद्ध मेहमान हमारे साथ इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदा विषय पर कुछ गंभीर विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा ही संजीदा किस्म का है। वो ये कहता है कि जो आज आप कर रहे हैं उस पर आपका भविष्य निर्भर है। महात्मा गांधी के द्वारा जो ये कहा गया था, ये कहा हुआ केवल राहुल गांधी पर ही आरोपित नहीं होता है या केवल नरेंद्र मोदी जी पर आरोपित नहीं होता है, ये हम में से हर एक पर आरोपित होता है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसी पर हमारा भविष्य निर्भर है। तो करने से पहले इस विषय पे क्या हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, इस पर विचार करें और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक यशपाल सिसोदिया जी जुड़े हुए। हमारे साथ निष्पक्ष राय देने के लिए प्रेम कुमार जी हैं, देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पूर्व सांसद प्रताप भानु जी भी हमारे साथ हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर वंदना पांडे भी होंगी जो संघ विचारक। आप सभी का स्वागत है
चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ बयान है राहुल गांधी के संदर्भ में। एक बार उन बयानों को सुनते हैं और फिर प्रताप भानु जी से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार सुने। Not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. India is not in a good place. कई बार हमारे कांग्रेसी मित्र बोलते हैं 8 साल हो गए मोदी जी क्या किया। भाई अरुणाचल वालों, मुझे एक बात बताओ, जो आंख बंद कर कर जागता हो इसको विकास दिखाई पड़ता है क्या? जरा जोर से बोलिए, आप आंख बंद कर दोगे तो कुछ दिखाई पड़ेगा? जोर से बोलिए, दिखाई पड़ेगा? ये कांग्रेस वाले आंख बंद कर कर विकास को ढूंढ रहे। राहुल बाबा, आंख खोल दो, इटालियन चश्मा निकाल दो, भारतीय चश्मा पहन लो तो मालूम पड़ेगा कि 8 साल के अंदर क्या हुआ। तो कुल मिलाकर एक तरफ राहुल गांधी जो बता रहे हैं कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है भाजपा ने, चिंगारी भर की दे रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह हैं जो राहुल गांधी के संदर्भ में कह रहे हैं इटालियन चश्मे को हटा लें, आंखें खोलें और फिर देखें देश कहां से कहां पहुंचा जा रहा है। तो इसकी रोशनी में प्रताप भानु जी के पास में आते हो। प्रताप भानु जी, आपसे समझने की कोशिश करना है, क्या हो गया आपके नेता को, क्या हो गया राहुल गांधी को? क्या देश के मंच पर्याप्त नहीं है सियासत करने के लिए? जो विदेश में जाकर देश की इज्जत का जनाजा निकालना इतना जरूरी होता है, ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग महसूस करता है कि आखिर राहुल गांधी देश से बाहर जाते हैं तो देश के वर्तमान हालात को लेकर इतने नकारात्मक क्यों हैं, इतनी खिलाफत क्यों करते हैं, इतना बुरा बुरा क्यों बोलते हैं? तो प्रताप भानु जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। प्रताप भानु जी, आपसे समझना ये चाहते हैं हम, और आपके माध्यम से देश भी समझना चाहेगा कि राहुल गांधी को सियासत करने के लिए क्या देश पर्याप्त नहीं पड़ता है, या देश के लोग उनकी बातें नहीं समझ पाते इसलिए विदेश उन्हें ज़्यादा भाता है कि जब भी विदेश जाते हैं तो देश के संदर्भ में इतना नकारात्मक लहजे में बात क्यों करते हैं, और वहाँ नकारात्मक लहजे में बात करने से देश का कौन सा भला करना चाहते हैं? ऐसा यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए लोग उनकी बयानबाजी के बाद में सवाल करते हैं। हम भी समझना चाहते हैं कि आखिर राहुल गांधी देश के संदर्भ में 75 साल आज़ादी के पूरे होने के बाद में ये बात कैम्ब्रिज में जुटे हुए लोगों के बीच कहकर क्या कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, स्वयं के संदर्भ में, कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, हिंदुस्तान के संदर्भ में? थोड़ा आपसे रोशनी मिले, आप जैसा अनुभवी व्यक्ति समझ पाया हो कि आपके नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं और वहां पे कहकर पूरी दुनिया के बीच में कौन सा समर्थन जुटा रहे हैं। नहीं, देखिए हिमांशु जी, आप भी जानते हैं जी कि राहुल जी बहुत ही स्पष्टवादी आदमी हैं जी, और चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे संसद में हो, संसद के बाहर हो, चाहे वो कांग्रेस की सभाओं को संबोधित कर रहे हो, चाहे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हो जी, पिछले वर्षों में जहां भी सरकार की कोई गलती देखी है, चूक करी है, चूक देखी है या उनकी गलत नीतियां, तो एक ही व्यक्ति ने या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही उन सब नीतियों का पर्दाफाश किया है। जी ये आप भी जानते हैं, चाहे हम भी जानते हैं। जी, चाहे चाइना का एग्रेशन हो, चाहे आपके जो कोरोना काल के दौरान में सच्चाई छिपाने की जो बात हो, चाहे वैक्सीन को भी चार्ज करके एक आम आदमी से वसूली अभियान जो मोदी सरकार ने चलाया वो हो, चाहे उसके कोरोना के दौरान में जो कोरोना की बीमारी से मृत्यु हुई लाखों की और सरकार बता रही है 5,30,000, चाहे उनकी 35 से 40 लाख की संख्या हो, सब बात पर कांग्रेस ने ही सरकार की छुपी हुई बातों का खुलासा किया है जी। और राहुल गांधी ने वो स्टेटमेंट नहीं दिया है, वो इंटरव्यू में, फ्री एंड फ्रैंक इंटरव्यू में यदि अपनी बात मन से कही है तो उसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। ऐसी कोई बात उसमें नहीं कह दी है। चाइना ने एग्रेशन किया है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कह दिया। मेरा सवाल है प्रताप भानु जी, इन 8 साल में आपकी बात से इत्तेफाक रखा जा सकता है कि कई मोर्चे ऐसे हैं जिसमें सरकार विफल रही या देश ने वैसी सफलताएं हासिल नहीं की जो करनी चाहिए थी, पर ऐसा तो नहीं कि इस देश ने पिछले 8 सालों में जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अस्तित्व में आई है कुछ अच्छा नहीं किया है। इस सरकार के अंतर्गत बड़े पैमाने पर जिस तरीके से स्वच्छता के लिए काम हुआ,
जिस तरीके से डीबीटी के अंतर्गत काम किया, जिस तरीके से जनधन खातों के संदर्भ में काम किया, जिस तरीके से किसानों के संदर्भ में सम्मान निधि का काम हुआ, जिस तरीके से उज्ज्वला योजना अस्तित्व में आई, तो ऐसे बहुतेरे क्षेत्र हैं जिसने जिंदगी में एक व्यापक परिवर्तन 8 सालों में देश के लोगों के बीच ला कर दिया। क्या विदेश में मंच केवल देश की आलोचना के लिए होंगे, या हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के प्रति दुनिया में एक सकारात्मक वातावरण बने, लोगों के बीच में हिंदुस्तान की एक अच्छी छवि बने, इसके लिए भी प्रयास करेंगे? ये आपने मान लिया, अगर हम विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो देश के कपड़े बाहर भी उघाड़ना ये हमारा नैतिक दायित्व है, और इसलिए हम इसमें कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। देखिए हिमांशु जी, राहुल गांधी जी के इस इंटरव्यू को इतने बीजेपी ने जितनी क्रिटिसाइज करने के एंगल से लिया है, ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं। और ये आप भी समझ रहे हैं कि यदि सरकार की गलत नीतियों की बुराई करना देश हित की बात का बुराई करना नहीं होता, देश की बुराई करना नहीं होती है। यदि सरकार संविधान के दायरों में काम नहीं कर रही, यदि सरकार आर्थिक नीतियां सही नहीं है, हम कर्ज के बोझ में डूबते जा रहे हैं। आप देखिए 140 लाख करोड़ का कर्ज 40 लाख करोड़ से बढ़कर इन 8 सालों में जी। आप कह रहे हैं उज्ज्वला योजना का उदाहरण बता रहे हैं। उज्ज्वला योजना में 350 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं ले पा रहा है। ये कहने में कौन सी बुराई है? आज यदि महंगाई चरम सीमा पर हो रही है, पेट्रोल 110 120 रुपया हो गया है, दुनिया में पेट्रोल इतना महंगा नहीं है, सबसे महंगा भारतवर्ष में है, टैक्सेशन के कारण है, आपके एक्साइज ड्यूटी के कारण है, गलत नीतियों के कारण है, और उसका पूरा बोझ आम जनता पर बढ़ रहा है। महंगाई का यदि कोई इंस्ट्रूमेंटल कोई प्राइस राइज है तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जिसका असर पूरे आम जनता पर, आम चीजों पर, थोक उपभोक्ता की आज दर 15.5-16% हो गई है, जो कभी 25-30 साल पहले हुआ करती थी। तो यदि इन सब मुद्दों पर चर्चा हो रही है, संविधान के दायरे में काम नहीं हो रहा, आप ये भी तो कहिए, क्या ये सांप्रदायिकता के मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, जो एक बेवनस की भावना देश में फैलाई जा रही है, ये राष्ट्र हित में है? क्या पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़े जा रहे हैं? बड़े ही गंभीर किस्म के सवाल है प्रताप भानु जी, जो आप अपने नेता के द्वारा उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में यहाँ पर रख रहे हैं। इसका उत्तर लेने के लिए मेरे पास में 2 लोग हैं, यशपाल सिसोदिया जी भी हैं, डॉक्टर वंदना पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं जाऊँगा। लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ा और समझ लेता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो काम ही है राहुल गांधी जी के हर बयान में खोट निकालना, राहुल गांधी जी की हर बात को दोषपूर्ण सिद्ध करना। लेकिन आप तो अपने नेता के संदर्भ में बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। थोड़ा आप ही बताइए, राहुल गांधी ने जो कैम्ब्रिज में जाके व्याख्यान दिया, आपके अनुसार साक्षात्कार दिया, देश के संदर्भ में क्या कुछ अच्छा बोला जिससे देश के संदर्भ में एक उम्मीद जगे? देश के संदर्भ में क्या अच्छी बात कही जिससे हमारा मन गदगद हो जाए कि वाह, क्या राहुल गांधी जी ने देश के संदर्भ में सकारात्मक बातें कही हैं, देश की छवि वहां आए हुए लोगों के बीच में कोई अच्छी बनी हो? ऐसा कुछ आप बता सकेंगे? क्योंकि भाजपा तो केवल दोष बता सकी, पर प्रताप भानु जी हमारे साथ में हैं, अपने नेता के कहे हुए की कुछ अच्छी बातें जिनसे हमें उम्मीद जागे कि देखिए कितनी कमाल की अच्छी अच्छी बातें उन्होंने देश के संदर्भ में कही। देखिए, जहां तक मैंने उनका वो पढ़ा है न्यूज़पेपर्स में जी, पूरा उनका इंटरव्यू तो नहीं देखा जी, उससे मैं ये अंदाज लगा सकता हूं कि उन्होंने भारत के लोकतंत्र की दुहाई दी, प्रशंसा की जी। देश की आजादी के बाद जो उपलब्धियां हमारे राष्ट्रीय नेताओं से हुई, जिस देश में किसी चीज का निर्माण नहीं होता था, वो आज आत्मनिर्भर भारत की बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। देश की सुरक्षा पर उन्होंने चिंता व्यक्त करी है। तो इन सब बातों पे उन्होंने गहराई से चिंतन किया है। और यदि स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसको आप स्वयं देख लेंगे तो इन मुद्दों को जिन पे बीजेपी कंसंट्रेट हो रही है उन्हें हटा दीजिए। उनका नेगेटिव नजरिया हमेशा, यदि राहुल गांधी कोरोना की बात करेंगे तो भी वो वही बात करेंगे, यदि राहुल गांधी आर्थिक स्थिति या महंगाई की बात करेंगे तो भी उन्हें बुराई करना है। राहुल गांधी के चरित्र हनन पर और उनके कैसे उनको नीचे दिखाया जाए, और कोई इस बात की मोदी की बात नहीं करता। मोदी जी ने अमेरिका में जाके कह दिया अब की बार ट्रंप सरकार, ये क्या है? ये देश हित की बात है, ये भारतवर्ष के गौरव बढ़ाने वाली बात है, भारतवर्ष के गौरव बढ़ाने की बात है। कुल मिलाकर प्रताप भानु जी की इच्छा ये है कि उन्होंने भले इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन उनकी इच्छा है कि मैं वो इंटरव्यू पूरा देखूं और उसमें से ढूंढूं कि उन्होंने देश के लिए क्या अच्छा अच्छा कहा है।
लेकिन मेरे साथ में यशपाल सिसोदिया जी हैं, और यशपाल जी से सबसे पहले मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि राहुल गांधी के मुंह खोलते ही आपको इतनी आपत्ति क्यों आती है यशपाल जी? आपको लगता है कि देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी खराब कर रहे हैं राहुल गांधी? और जो हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं उनके बयानों के संदर्भ में क्या कहना है, उस रोशनी में थोड़ा सा समझना चाहता हूं। मोदी जी गए थे, मोदी जी ने बोला था, एक समय था जब लोग कहते थे मालूम नहीं पिछले जन्म में हमने क्या पाप किए कि हिंदुस्तान में जन्म लेना पड़ा। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग हैं? लोगों को हिंदुस्तानी कहलाने में शर्म आती थी। ये बात जब सुनी हमने तो इसमें देश का अपमान नहीं हुआ। और राहुल गांधी ने अगर कहा कि 75 साल पूरे होने के बाद में अभी देश के हालात भयावह हैं, आपने पूरे देश में केरोसिन डाल रखा है और एक चिंगारी भर की जरूरत है, तो आपको लग गया देश के संदर्भ में क्या कुछ कह दिया। पर यहाँ मंदिर, मस्जिद और मकबरे में जिस तरीके से आपने देश को धकेल दिया है, देश में गरीबी के संदर्भ में, महंगाई के संदर्भ में बात करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ताजमहल को मकबरा बताएं या महल बताएं, कुतुब मीनार के संदर्भ में विष्णु स्तंभ बताएं या मीनार बताएं, और ज्ञानवापी के संदर्भ में मस्जिद बताएं या मंदिर बताएं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। ऐसे हालात देश में बन जाने के बाद में अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब देखिए, राहुल गांधी जी अगर इस देश की कथित रूप से कही जाने वाली बदहाली को लेकर के अगर भारत की तुलना जो बेकाबू हालात हैं पाकिस्तान के और श्रीलंका के उससे भी तुलना करेंगे तो हमको तकलीफ तो पीड़ा तो होगी डॉक्टर साहब, इस बात को लेकर के कि हमारे भारत ने जो प्रगति की है, जो उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है, और आपने स्वयं ने कहा है अभी कि मोदी जी के 8 वर्ष के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। देश की इज्जत विश्व के क्षितिज पर डॉक्टर साहब बड़ी है। और हम तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहेंगे कि उनकी कथित बुद्धिमत्ता को हिंदुस्तान के लोग सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, तो बार बार विदेश जाते हैं क्यों? आखिर विदेश में जाकर के क्या ढोल पीटते हैं? यही ढोल पीटते हैं कि भारत की छवि ठीक नहीं है, भारत बदनाम हो गया है। वहां जाकर के आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और अगर आप बिगड़े हालातों में पाकिस्तान के तो इमरान खान तो मोदी जी की तारीफ करता है और ये कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे बदतर हालत हिंदुस्तान के हो गए। श्रीलंका भारत के प्रति नतमस्तक होता है और ये कहते हैं कि भारत की स्थिति तो श्रीलंका से भी बदतर हो गई है। देखिए, राहुल गांधी जी को हम सलाह देना चाहेंगे आपके इस साक्षात्कार के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, वे विदेशों में जाकर के ढिंडोरा और ठीकरा फोड़ने की बजाय हिंदुस्तान की सरहद पर राजनीति करें। अगर बुरा है, हालात खराब है, तो जनजागृति पैदा करें ना। कौन दिक्कत है? आप हिंदुस्तान के लोगों से कहो कि मोदी खराब है, तो जनता किसी भी कीमत में डॉक्टर साहब राहुल गांधी जी की बात को पसंद नहीं करते हैं। जहां तक मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, अटल जी जैसे विद्वता की प्रतिमूर्ति ने जब वे नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे और तब उन्होंने जब इंदिरा गांधी को दुर्गा का एक पार्ट कहा था, दुर्गा जैसी शक्ति का नाम दिया था, तब कांग्रेस ने अटल जी की तारीफ क्यों नहीं की? आज यदि राहुल गांधी जी देश के बारे में कुछ भी कहेंगे और यदि नरोत्तम मिश्रा जी कहेंगे न राम के न काज के, मैं डॉक्टर साहब इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, न काम के न काज के 2.5 मन अनाज के। अब राहुल गांधी जी जिस प्रकार से हिंदुस्तान में रहते हैं और बदनामी हिंदुस्तान की, भारत की विदेशों में जाकर के करते हैं, अरे वे अलग जगाने का काम करें। वे तो यहाँ पर हिंदुस्तान में तो छोड़िए, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में कह करके गए थे कि 10 दिन में कर्जा 2 लाख रुपए तक का माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। अब आपकी तो खुद की यहाँ पर चली नहीं, आपकी कांग्रेस के कोई लोग सुनते नहीं है, आप विदेश में सेल सपाटा करने जाते हैं और सेल सपाटा करने जाते हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आखिर आपका विदेशों से रिश्ता क्या है। आप क्या सिर्फ इसलिए अधिकृत हैं कि हिंदुस्तान को बदनाम करें? भारत की जो प्रगति है, जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आने वाले 25 वर्षों का जो रोडमैप बनाने की बात कर रहे हैं, हमारा भारत कैसा भारत हो, सशक्त भारत हो, समृद्ध भारत हो, शक्तिशाली भारत हो, और उसको लेकर के अगर मोदी जी परिश्रम कर रहे हैं तो प्रशंसा करना चाहिए। आपकी विदेशों में सुन कौन रहा है राहुल गांधी जी? आपके तो देश में ही नहीं सुन रहे और आपके तो आपकी पार्टी के लोग ही नहीं सुन रहे। 23 मैं बीच में यशपाल जी आपको रोकना चाहूंगा। आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी को ना देश में कोई सुन रहा है ना विदेश में कोई सुन रहा है।
अगर कोई सुन नहीं रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का हर नेता प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है? राज्य स्तर पर सक्रिय नेताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक राहुल गांधी को इतनी संजीदगी से आप क्यों ले रहे हैं कि उनके कहे हुए पर आप इस कदर प्रतिक्रिया देने के लिए व्याकुल हो जाते हैं? नरोत्तम मिश्रा से लेकर गौरव भाटिया, संबित पात्रा से लेकर जयशंकर जी और जाने कौन कौन भी लग जाता है। तो अगर राहुल गांधी इतने ही अगंभीर हैं, इतने ही गैर जरूरी हैं, तो आपकी इतनी प्रतिक्रिया क्यों? एक तो सवाल यह है। दूसरा सवाल आपसे यह है यशपाल जी, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों में आपत्तिजनक क्या है? क्या यह सही नहीं है कि महंगाई के मसले पर देश त्राही त्राही कर रहा है? 15% से ज्यादा महंगाई दर क्या लोगों के जीवन को प्रभावित नहीं कर रही है? क्या आपने देश के मूलभूत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मंदिर मस्जिद में वापस देश को नहीं झोंक दिया है? क्या चीन के संदर्भ में वाकई हमारी सरहदों पर जो कुछ चल रहा है उसका निपटारा कर पाने में आप नाकाम रहे हैं? क्या चीन की सेनाएं देश के अंदर दाखिल हुई, उन्हें अभी तक आप वापस भेज पाने में सफल नहीं हुए हैं? अगर ये मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं तो आप इतने बौखला क्यों रहे हैं? आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर साहब देखिए, सवाल नरेंद्र मोदी जी का नहीं है। अगर राहुल गांधी जी इतने गंभीर है और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हो सकते हैं, प्रभारी भी हो सकते हैं, पता नहीं क्या क्या हो सकते हैं, सुप्रीमो भी हो सकते हैं जी। और अगर वो अगंभीरता प्रकट करेंगे विदेशों में जाकर के, तो मैं फिर कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में किसी भी प्रकार का कटाक्ष करेंगे, टिक्का टिप्पणी करेंगे तो प्रतिक्रिया डॉक्टर साहब स्वाभाविक है। और डॉक्टर साहब आपने राहुल गांधी ने जिस प्रकार से मंदिरों की बात कर दी, मंदिरों की बात करने में अंतोगत्वा कांग्रेस नहीं आई क्या? दोराहा पे खड़ी थी, चौराहा पे खड़ी थी और अंत में जाकर के राम मंदिर जब बन गया तो कहने लगे हाँ कांग्रेस की भी इसमें समर्थता थी। देखिए करता मरता क्या नहीं करता। हमको धारा 370 नजर नहीं आ रही है कांग्रेस के लोगों को, हमने 370 हटाई, कश्मीर को आजादी दी, वो नजर नहीं आ रहा है। और जिस प्रकार से 3 तलाक का जो मसला था वो हमने मुस्लिम महिलाओं के हक में पक्ष में किया, सीए का हमने लागू किया। जो अच्छी चीजें हो रही है वो तो कांग्रेस को दिख नहीं रही है। और जाकर के मेरा कहना राहुल गांधी जी अगर खामियां बतावे ना तो हिंदुस्तान की सरहद हिंदुस्तान की जमीन पर बतावे। अब रहते यहाँ है, खाते यहाँ है और बाद में जाकर के ढिंडोरा विदेशों में पीटते हैं। और राहुल गांधी जी साथ साथ में आलोचना करे, महंगाई की भी बात करे, जैसा कि आप भी करेगा साहब। कोरोना के 2 साल कितने बिगड़े हालात हैं और इन बिगड़े हालातों में अगर पूरे विदेशों में, पूरे राष्ट्रों में अगर वैक्सीन सशुल्क लगी है तो हमारे देश में निःशुल्क लगी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टिता के कारण से 1 डोज, 2 डोज, बूस्टर डोज ये सब लग गए हैं। क्या ये कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा है? क्या ये कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा है? यशपाल जी का कहना है अगर खामियां हैं भी तो उस पर बात देश की जमीन पर करिए ना, विदेश जाकर इतना कुछ बोलने की जरूरत क्यों है? ये सवाल है यशपाल जी का। इसका उत्तर लेने के लिए मैं वापस प्रताप भानु जी के पास जाऊंगा, लेकिन इस समय मेरे साथ डॉक्टर वंदना पांडे जी हैं, संघ विचारक हैं और उनसे बात करने की जरूरत इसलिए महसूस होती है कि राहुल गांधी जब भी बात करते हैं तो वो केवल भाजपा पे बात नहीं करते हैं, वो इसके साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को जरूर जोड़ते हैं। उनका मानना है ये भाजपा कुछ नहीं है, भाजपा जो कुछ भी है वो दरअसल संघ की वजह से है। तो इसलिए संघ के संदर्भ में राय देने के लिए मेरे साथ डॉक्टर वंदना जी। और वंदना जी आपसे समझना चाहते हैं कि देश को उन्नति की जगह अवनति पर पहुंचाने में संघ इतना मददगार क्यों है, ये राहुल गांधी समझना चाहते हैं। राहुल गांधी समझना चाहते हैं कि जो संगठन बात करता है देश की उन्नति की, भारत के खोए हुए गौरव को वापस स्थापित करने की, वह संगठन इस प्रकार की सरकार या इस प्रकार की पार्टी को इस कदर मदद क्यों कर रहा है? या देश के संदर्भ में संघ चाहता ही है कि देश इस कदर बर्बाद हो? राहुल गांधी के शब्दों में तो थोड़ा आपके माध्यम से दृष्टिकोण सामने आए कि देश जा कहां रहा है और संघ इस कार्य में भाजपा का मददगार क्यों बन रहा है। देखिए, राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता का परिचय तो इसी से दिया जा सकता है जी। कभी वो चले जाते हैं मानसरोवर और जब उनसे पूछा जाता है मानसरोवर का अनुभव बताइए तो कहते कि कौन सा सरोवर? अच्छा हाँ सरोवर। तो उनकी जो कहते हैं स्मरण क्षमता पर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए, उनके परिवार को भी देना चाहिए, उनके पार्टी को भी देना चाहिए ताकि उनकी स्मरण क्षमता थोड़ी विकसित हो। वो मानसरोवर यात्रा कराते हैं, उन्हें याद नहीं रहता है। वो आरएसएस पर बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं, उसके बाद जाकर के अदालत में कह देते हैं हमें याद नहीं है, मैंने क्या बोला था, अनजाने में बोला है, वो बोल गया था, मुझे माफी दे दिया जाए। तो राष्ट्रीय स्वयं संघ
स्वयंसेवक संघ जो है वो राहुल गांधी के वक्तव्य का मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ से लेकर अब तक राष्ट्र ही उसका धर्म है, राष्ट्र ही उसका लक्ष्य है, राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना उसका संकल्प है। वह जो संगठन कैसे इस तरह की बात कर सकता है कि राष्ट्र के अहित की कोई बात हो सके। रही बात उनकी विदेश में जाके अनर्गल प्रलाप करने की, तो जो प्रलापी हो गया हो उसके लिए क्या ही तो उस पर विमर्श किया जाए और क्या उसकी बात कही जाए। आप ये देखिए कि राहुल गांधी जी कभी भी अनाप शनाप, उनके लिए तीन बातें हैं, राष्ट्रीय स्वयं संघ, अडानी अंबानी और मोदी। उन्होंने कितने रफेल चिल्लाते चिल्लाते रफेल के लिए माफी मांगी। मोदी चोर है, मोदी चोर है, चलिए उनकी राजनीतिक ये सब कलाबाजियां थी, उन्होंने जो किया। लेकिन राष्ट्र को जिस दिन दांव पर रखेंगे उस दिन राष्ट्र का एक एक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा। भाई राजनीतिक दलों की बात छोड़िए, आपने इस राष्ट्र में अपना क्या योगदान दिया है पहले ये बताइए, उसको भी बताइए। क्या चाइना इनकी देन नहीं है? क्या चाइना जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है चाइना का मुद्दा? और इतने वर्ष रहने के बाद आपने उसका क्या समाधान किया? नहीं किया। इस सरकार को भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो राष्ट्र की अस्मिता और सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ी करती हो उस पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए। लेकिन विपक्ष का कार्य क्या यही होता है कि सवाल खड़ा करे? वो ये लोगों को उत्तेजित करे, लोगों को कहे कि आक्रामक रूप से हम लोगों के पास जाए। उनकी माता श्री ने भी सीएए के लिए कहा था कि सड़कों पर निकलिए, सड़कों पर निकलिए, दंगे करिए। यह लक्ष्य होना चाहिए। आप इस देश के नागरिक हैं, इस देश के लिए आप अपना योगदान बताएं राहुल गांधी कि आपने विपक्ष में रहते हुए कौन सा योगदान किया है। जाकर के संसद में बैठते हैं, आंखें मारते हैं और अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप करते हैं, सड़कों पर आके एक ही बात चिल्लाते हैं, मोदी चोर, मोदी चोर, मोदी चोर। और कुछ सार्थक भी करके दिखा दें आप। हमें विपक्ष से बहुत उम्मीदें हैं। एक सशक्त विपक्ष देश की उत्थान के लिए, सरकार पर नियंत्रण के लिए आवश्यक होता है, लेकिन वो इसलिए नहीं आवश्यक होता कि जाकर के विदेशों में बैठकर भारत राष्ट्र की छवि को धूमिल करे। आज वो विपक्ष के बाद में बैठकर अपनी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह देश सुरक्षित है, वो इस राष्ट्र के नागरिक हैं, वो इस देश के विपक्ष के नेता है। आप जाकर के अफगानिस्तान की हालत देखिए, जाकर यूक्रेन की हालत देखिए, वहां लोग सवाल खड़े कर सकते हैं कैसी जिंदगी जी रहे हैं लोग। आप एक सुरक्षित देश में है, एक गौरवशाली देश में है, एक ऐसे देश में है जो सुरक्षित हाथों में है, एक ऐसे देश में है जहां पर राष्ट्र के लिए समर्पित और संकल्पित संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन जैसा संगठन है। तो आप जाके बाहर बातें करते हैं। अडानी और टाटा और बिरला क्या भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिया? इनके माताजी इनके शासनकाल में नहीं थे? हमें नाम नहीं लेना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी भी इसी देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे लिए सम्माननीय थे। उसके बाद कई वर्षों तक इनका शासन रहा। इन्होंने समस्याएं सुलझाने का प्रयास नहीं किया और आज बैठ के प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। इतिहास में झांकना है तो पहले अपना इतिहास देखें। आपातकाल में मीडिया को, लोगों को उठा करके और प्रेस को उठा करके जेल में बंद करने वाले लोग आपातकाल की बात करते हैं। ये जो बातें हैं, आप आलोचना करें, महंगाई की आलोचना करें, विषयों की आलोचना करें। आपके देश में आपका मंच है। आप विदेशों में जाकर देश की छवि धूमिल करने से आप पे कुछ नहीं होगा। आपका कुछ नहीं होगा। वंदना जी, मेरे 2-3 सवाल हैं। आप बहुत ज्यादा नाराज हैं राहुल गांधी के लहजे से, उनके तरीके से, पर 2-3 सवाल हैं। एक सवाल इस संदर्भ में कि क्या वाकई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान देश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने वाले एक उपक्रम के तौर पर ही रह गई है? जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निशाने पर रहता है, ऐसा लगता है कि जिस संगठन का निर्माण समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए हुआ था, वो भाजपा के चलते अपने उस पहचान को दांव पर लगा बैठा। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है, जो सवाल मैंने यशपाल सिसोदिया जी से भी किया था, उन्होंने उसका कोई उत्तर देना नहीं चाहा, उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, पर आप तो विचारक हैं, आपके पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। राहुल गांधी देश के खिलाफ या देश के हालात के खिलाफ विदेश में बोलते हैं तो सबको आपत्ति है, पर देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जब देश के संदर्भ में ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो आपत्ति आप लोगों को क्यों नहीं होती? आप जैसे विचारवान लोग इसमें असहमति क्यों व्यक्त नहीं करते?
क्या वाकई मेरे साथ में बैठी हुई डॉक्टर वंदना पांडे जी 2014 से पहले मानती थी कि किस देश में मैं पैदा हो गई? क्या पूर्व जन्म में आपने पाप किया था जिसके चलते हिंदुस्तान में आप पैदा हुए और अब आपको लगता है यार कि हम ठीक देश में पैदा हुए? ये सवाल है, आपसे उत्तर की अपेक्षा है। जी, मुझे हमेशा इस बात पर गर्व रहा है कि मैं इस देश की बेटी हूँ। मैं हमेशा इस भारत देश पर गर्व रहा है कि मैं उस भारत देश की बेटी हूँ। चाहे वो सरकारें आती है, सरकारें जाती हैं, भारत का सनातन मूल्य कभी खत्म हुआ है क्या? कभी नहीं खत्म हुआ है। किसी सरकार के रहने से, और सरकारें नहीं थी जब हम पराधीन थे, जब हम अंग्रेजों की दास्तां को झेल रहे थे, तब भी हमें अपने भारतीय होने पर गर्व था, अपने देश की बेटी होने पर गर्व था। और इसीलिए इस देश ने इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम का लड़ाई लड़ी और इस देश को स्वतंत्र कराया, पहली बात। दूसरी बात, इसलिए मुझे कभी भी नहीं, आज भी है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी देश रहेगा। मैं भूखी रह सकती हूँ, मैं अपने जीवन को आहूत कर सकती हूँ, लेकिन राष्ट्र में इस राष्ट्र में पैदा हुई हूँ, इस राष्ट्र की बेटी हूँ, इसके लिए कभी भी आत्मग्लानि तो सोच भी नहीं सकते, हम सपने में भी नहीं तो सोच वंदना जी, सकते। मेरा बीच में माफी चाहूंगा, बीच में हस्तक्षेप के लिए। जितनी मुखरता से आपने कहा राहुल गांधी गलत बोलते हैं, राहुल गांधी ऐसा बोलते हैं, आप नम्र शब्दों में भी ये बात क्यों नहीं कहते कि नहीं नहीं नरेंद्र भाई को सब कुछ कहना चाहिए था पर ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था? ये कहने में संकोच क्यों? कभी कभी जिस भाषा में कोई बात करता हो, उस भाषा में उसकी बात, आप अग्रेसिव बात करेंगे और हम चाहें कि हम अपनी बात भी ना कहें, सारी नम्रता का ठेका क्या हमने ले रखा है क्या? पहली बात। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया था वह प्रश्न सुन ले कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, और जिस दिन वो 3 सीटों पर थी, जिस दिन उसका कोई अस्तित्व नहीं था, आज वर्षों वर्ष से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस राष्ट्र के परम वैभव पर पहुंचाने के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, अखंड भारत की रक्षा के लिए संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीतिक यात्राएं हैं, उन राजनीतिक यात्राओं का परिणाम हो सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी राजनीतिक संकल्प के साथ नहीं बढ़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत को कहते हैं कि परम वैभव बहुत दार्शनिक शब्द है, जिसको शायद मीमांसा और विवेचना भी लोग ना कर पाए। यह आत्मानुभूति का विषय है, इसलिए इसको समझने की जरूरत है। मैं इस बात से कतई आपके मतलब अपनी सहमति नहीं कर सकती कि भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं इस तरह की चीज के लिए जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीतिक यात्रा है, उनके विचार और दर्शन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार और दर्शन पर चलते हैं, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी हमें अपनी विचार स्तंभ के रूप में मानती है, हमारे दर्शन को लेकर के चलती है। नम्रता की बात आप करते हैं, इस नम्रता का निवेदन आदरणीय परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से भी है, जो खड़ा होकर के मंचों पर मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है। ये भारतीय जनता पार्टी का अभी लोगों ने कहा कि उन्होंने, कहिए आपको आलोचना करने का अधिकार है, आप विपक्ष के हैं, आप सब कुछ कह सकते हैं। आपको भी तो शालीनता का कुछ उदाहरण दिया जाना चाहिए। आप जाते हैं, जाकर के गले चिपट जाते हैं, आपकी संसद में गरिमा में कहते हैं व्यवहार नहीं, आपका बाहर गरिमा में व्यवहार नहीं है। तो संस्कार की अपेक्षा दोनों तरफ से होती है त्रिवेदी जी, और सभी से करनी चाहिए निश्चित। तो वंदना जी को तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का आचार और विचार दोनों ही अस्वीकार है, ना तो उनका आचरण में कोई गरिमा दिखती है वंदना जी को, ना ही उनके विचार में कोई विद्वता दिखती है। तो इसलिए उनके संदर्भ में कुछ सकारात्मक निकले तो निकले कैसे? लेकिन वंदना जी ये बोलने के लिए तैयार नहीं हुई कि देश के संदर्भ में वो बोलती है मुझे हमेशा गर्व था, पराधीन भारत में भी गर्व था। लेकिन ये जब सवाल हुआ कि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री विदेश के मंच पर ये बोलें कि 2014 से पहले लोगों को लगता था ये कोई देश था, ये कोई देश है पैदा होने के लिए, तो इसे भी आपत्तिजनक मानना चाहिए। इसके संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ कि सत्ता में आने की होड़, सत्ता में बने रहने की होड़ क्या देश को इस तरीके से दांव पर लगाने की इजाज़त देती है? क्या देश का जनमानस इस बात को महसूस करता है कि हम राजनीति की होड़ा होड़ी में किस मुकाम चीरहरण के संदर्भ में करते करते इस देश के चीरहरण के लिए भी प्रयत्नशील हो जाना है? राहुल गांधी बात करने के लिए गए थे देश के 75 साल के संदर्भ में, भविष्य के संदर्भ में। क्या यही बात करना युक्ति संगत था?
या इससे इतर कोई बात ऐसी भी कर सकते थे कि इस देश में लोकतंत्र पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले किस कदर मजबूत रहा है, इस देश में लोकतंत्र 75 साल के बाद जिस परिपक्व अवस्था में है उसको पूरी दुनिया के बीच में उदाहरण के तौर पर देखा जाना चाहिए। क्या इस देश में असहमति के स्वरों को जो स्थान और सम्मान मिलता है उसके संदर्भ में कोई बात होनी चाहिए? राहुल गांधी खुलकर बोलते हैं, उसके बावजूद भी स्वतंत्र रूप से घूम पाते हैं। क्या ये उदारता हमारे अड़ोसी पड़ोसी मुल्कों के संदर्भ में दिखाई देती है? क्या वाकई आलोचना ही जीवन का ध्येय है? आपका दृष्टिकोण। डॉक्टर हिमांशु जी, हम जिस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, देश गुजर रहा है जी, आप देखें दोनों तरफ की आलोचनाओं को ले लीजिए जी, जो प्रधानमंत्री जी ने बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए पिछले 8 साल में विदेश में भाषण देते हैं, उनकी जो आलोचना हुई, और जो राहुल गांधी की हुई विभिन्न अवसरों पर कि उन्होंने अपने विचार रखे, तो विचार रखे थे, और दोनों एक्सट्रीम में हुई। नरेंद्र मोदी जी को भी कहा गया कि उनके कहने से देश का अपमान हुआ जब उन्होंने ऐसी बातें कही, आपने उस उक्ति को सुनाया जो उनके बयान थे जी। और राहुल गांधी के भी। तो कुल मिला के क्या हो रहा है? कुल मिला के ये हो रहा है कि हिंदुस्तान का पक्ष और विपक्ष दोनों ही देश के खिलाफ है। इसका सारांश तो यही निकलता है कि सत्ता पक्ष भी देश के खिलाफ है, विपक्ष भी देश के खिलाफ है। तो ये देश क्या है, किसके खिलाफ, कौन सा देश? अभी डॉक्टर वंदना जी बता रही थी, बहुत सी बातें उनमें सीखने लायक रही है। ये देश जो है सबका है। हम देश आजाद नहीं हुआ तब भी हमारा देश था, आज हम आजादी में जी रहे हैं तब भी हमारा देश। लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और शत्रुता सीधे उसी स्तर पर क्यों चली जाती है कि कोई देशद्रोही ही हो जाता है। हमें बहुत दुख होता है जब पूरे विपक्ष को देशद्रोही कह दिया जाता है या पूरे सत्ता पक्ष को ही देश के खिलाफ कह दिया जाता है। यही तो पीड़ा है, यही तो इस राजनीति की सबसे बड़ी खोट है। क्यों नहीं इस पर हम विचार, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि विदेश में ऐसा क्यों कहा गया जी। एक विदेश में एक सम्मेलन हुआ, उसमें देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां गई। अगर सम्मेलन करना और वहां विचार रखना देश के खिलाफ होता है तो बंद कर दीजिए, इस देश से बाहर कोई सम्मेलन में जाएगा ही नहीं, किसी को वीजा ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर विचार, ऐसा हमारा देश है नहीं जी। हमारा देश, आप कह रहे थे कि आजादी के बाद बहुत सारे देश तीसरी दुनिया के हैं जो 1945 के बाद आजाद हुए, हमारा देश भी उनमें से एक है। लेकिन हमारे देश में ज्यादा आजादी है, हम ज्यादा स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, बात रख सकते हैं। तो ये तो हमारी गौरवशाली राजनीतिक परंपरा है। इसमें किसी एक पार्टी ने पूरे सबकी का विपक्ष ले लीजिए 1950 के बाद का, या अब का विपक्ष ले लीजिए, तब का सत्ता पक्ष ले लीजिए, अब का सत्ता पक्ष ले लीजिए, सबका योगदान है कि आज हम इस स्वतंत्रता को जी रहे हैं। ये मौलिक और बेसिक बात है जिसको हम भूल रहे हैं ऐसी डिबेट करते हुए, मैंने ऐसी चर्चा। मैं थोड़ा माफी के साथ में बीच में हस्तक्षेप करने जाता हूं प्रेम कुमार जी। विदेश में जाते हैं, संवाद करने के लिए जाते हैं, अपने नजरिए को रखते हैं। क्या नजरिया रखते हैं? भारत की विदेश सेवा के संदर्भ में बात हुई, राहुल गांधी ने बोल दिया भारतीय विदेश सेवा बदल गई है, अहंकारी हो गई है। आपसे जानना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, एक संजीदा राजनीतिक दल के जिम्मेदार व्यक्ति हैं राहुल गांधी, इस देश की लोकसभा के सम्मानीय सदस्य हैं राहुल गांधी। आप देश के अंदर क्या बोलते हैं, देश के बाहर क्या बोलते हैं, इसके मायने होते हैं। क्या भारत की विदेश सेवा के संदर्भ में इन शब्दों को स्वीकार करते हैं प्रेम कुमार जी, और क्या उपयुक्त मानते हैं बतौर वरिष्ठ पत्रकार? हाँ, विदेश में यही भाषा बोलनी चाहिए, यही शब्दावली होनी चाहिए, यही समय की जरूरत थी, यही समय की मांग थी, यही समय का दृष्टिकोण था। देखिए हिमांशु जी, हमारी सरकार की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से हालिया कुछ जो बयान रहे हैं और चीजों को नकारने वाली और जवाब देने की जो आक्रामकता रही है, उसको ध्यान में, उसका उदाहरण रखते हुए राहुल गांधी ने ये बात कही है। ये उसको भी हम ध्यान, ऐसा नहीं कि एक वेग लाइन कह दिया गया कि हमारा विदेश मंत्रालय आक्रामक हो गया है। है कि हम आक्रामक अलग शब्द है प्रेम कुमार जी, अहंकारी होना अलग शब्द है। मैं शब्द पर कायम हूं और उसको लेकर आपसे स्पष्ट जवाब की अपेक्षा रखता हूं। क्या कैम्ब्रिज में बैठकर राहुल गांधी के ये कहने को आप देश हित में मानते हैं
कि भारतीय विदेश सेवा अहंकारी हो गई है। आक्रामक होना अलग शब्द, अहंकारी होना अलग शब्द। दुनिया के संदर्भ में, विदेशी जैसे नाजुक मसले के संदर्भ में आपने उस उदाहरण को भी देखा है, उस भारतीय जनता पार्टी को भी देखा है जो नरसिम्हा राव के दौर में अटल जी के नेतृत्व में देश का पक्ष रखने के लिए जाती है। इस राजनीतिक सौहार्द को, इस देश हित के हम साक्षी रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूं, सियासी लड़ाई के बीच में एक पूरे विदेश मंत्रालय के संदर्भ में इस भाषा को, इस शब्द को जायज ठहराएंगे आप? डॉक्टर हिमांशु जी, अगर यही बातें किसी ग्लोबल फोरम पर कही जाती, ऑफिशियल कही जाती, तो उसके मायने अलग होते। लेकिन एक सम्मेलन में एक राजनेता अपना विचार रखता है तो उसके मायने और मतलब अलग है। इसको तो आप भी समझेंगे, हम भी समझेंगे, मानेंगे। अब यहाँ देखिए, जितने भी आंकड़े होते हैं, गरीबी से जुड़े आंकड़े, भूखमरी से जुड़े आंकड़े, या यहाँ धार्मिक वैमनस्यता की बातें जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम से भारत के में उठाए गए कि ऐसी चीजें हो रही, सबको हमारी सरकार ने, हमारे रक्षा मंत्रालय नकार दिया। यहाँ तक कि कोरोना में मौत की भी उंगली उठी। ठीक है, सही गलत अपना पक्ष होता है, लेकिन जिस अंदाज में नकारा गया, जिस तरीके से नकारा गया, उसको लेकर के राहुल गांधी की ये टिप्पणी है कि ये अहंकारी है। लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि फॉर्मल इंटरनेशनल फोरम में कोई बात इंडिया को रिप्रेजेंटेट करते हुए कह दी गई हो, ऐसा नहीं है। ये एक राजनीतिक विमर्श है जिसमें सभी पार्टियां शामिल थी। हम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के नाम को लेकर बात कर रहे हैं, सभी पार्टी वहां शामिल थी। लेकिन क्यों राहुल गांधी के बयान पर इतना हंगामा हुआ, इस पर भी सोचने की जरूरत है। मैं आता हूं, थोड़ा सा आपको लगेगा, क्षण भर में मैं समझा दूंगा अपनी बात। देखिए, पेट्रोल और डीजल को लेके बहुत बातें देश में हो रही थी। खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य है उनको नवंबर में जो कटौती हुई थी उसका फायदा देना चाहिए था, और इसके बीच सरकार ने एक और फायदा देने की तैयारी कर ली थी। लेकिन उसकी घोषणा का वक्त उसी दिन क्यों रहा जिस दिन राहुल गांधी ने यह बयान दिया? इसलिए राजनीतिक रूप से राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया, वो मुद्दे जनता को कनेक्ट करते हैं, जनता से जुड़ते हैं, जनता को अपील करते हैं, और इसका विमर्श में चुके राहुल गांधी आ गए। और इस वजह से ये जो टाइमिंग थी पेट्रोल डीजल की वो रही। और मैंने उसी समय कहा, जैसे खबर आई, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी जो राशन कार्ड वाला जो ढोल पीट करके कहा जा रहा है कि सुनो सुनो सुनो, और जिसके पास इतना बड़ा एरिया मकान है, जिसके पास टीवी है, उसको नहीं मिलेगा राशन कार्ड, वापस कर दीजिए। मैंने कहा कि ये भी वापस लिया जाएगा, क्योंकि राहुल इम्पैक्ट आ चुका है। और आपको ताजा खबर बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि हमारा ऐसा कोई निर्देश नहीं जारी हुआ है। तो कुल मिलाकर आज तो प्रेम कुमार जी ने हमारे साथ में जुड़े हुए प्रताप भानु जी को गदगद कर दिया। प्रताप भानु जी, प्रेम कुमार जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार का यह कहना है कि इस देश में भारत की सरकार ने पेट्रोल डीजल में टैक्स की कटौती इसलिए की कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए थे वो जनता के बीच में चर्चा का विषय न बन पाए। अब इस हद तक आपके नेता की स्वीकारोक्ति देश की सरकार के स्तर पर की गई है। भाजपा के आभारी हैं आप, केंद्र सरकार के आभारी हैं, क्योंकि प्रेम कुमार जी स्वयं बता रहे हैं ये इसलिए हुआ। अब तो आपको भाजपा से शिकायत नहीं, अब तो आपको मोदी सरकार से शिकायत नहीं। आपके नेता को इससे ज्यादा क्या सम्मान दिया जा सकता है? मजबूरी में लिया हुआ निर्णय सम्मान नहीं होता हिमांशु जी। यदि कांग्रेस दबाव नहीं बनाती तो ये प्राइस पेट्रोलियम उत्पाद की नहीं घटाते, ये एक्साइज ड्यूटी वापस नहीं लेते। कमाल हो गया प्रताप भानु जी, मैं तो आपको इतना बड़ा मौका दे रहा था कि आप मानते हाँ हमारे नेता की बात में इतना वजन है, हमारे नेता की बात इतनी महत्वपूर्ण है। बाकी लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं होते, आप भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए अपने नेता की बात को, अपने नेता के वजन को। प्रेम कुमार जी बता रहे थे, आपने इनकार कर दिया। कीमत पर वैक्सीनेशन करना चाहते थे कोरोना के खिलाफ। राहुल गांधी पहले व्यक्ति थे जिनने कहा था कि ये कांग्रेस की सरकार में सब वैक्सीनेशन हमने इतने 60-70 वर्षों में मुफ्त में दिए हैं, ये काहे की वसूली कर रहे हैं? आखिर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वही बात करना पड़ी जो राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी मार्च 2020 में कि कोरोना अगले महीने से आ जाएगा। सरकार ने हंसी में उड़ा दिया था। कोरोना के लिए कोई रोकने के लिए कोई स्टेप्स नहीं ली थी, परंतु बाद में लेना पड़ी, वो सब कदम उठाने पड़े।
राहुल गांधी ने कहा था ये तीनों काले कानून है, जो किसानों के काले कानून है, सरकार को वापस लेना पड़ेंगे। सरकार को सिर झुकाकर आधी रात को ऑर्डिनेंस वापस लेने पड़े, क्योंकि वो पार्लियामेंट में डिस्कशन के बगैर आए थे। किसी पर न लोकसभा में चर्चा हुई थी न राज्यसभा में हुई थी, और वो पूरे कृषि उद्योग को बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने गिरवी रखने वाले, सेल आउट करने वाले, देश को बेचने वाले कानून थे। और वंदना जी ने ही मोदी जी की बात को काट दिया। वंदना जी ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को कह दिया, हमें भारतीय होने पर गर्व है, और हमने जब जन्म लिया तब से गर्व है, हमारी संस्कृति पर गर्व है। वैसे ही मैं कहता हूं कि हमें भारतीय होने पर गर्व है, जब से जन्म लिया हमने तब से गर्व है। मोदी के 8 साल में जन्म लिया उन्हीं लोगों को गर्व नहीं है। वो क्या, उन्होंने विदेश में जाके भारत के शान में कोई बात कही थी? बहुत अच्छी बात आपने हिमांशु जी कही, मेरे ध्यान से निकल गई थी, पर मुझे याद आ गया। इन्होंने मोदी जी की बात को काट दिया। इस तरह की बात ना तो कभी अटल जी करते थे, ना आडवाणी जी करते थे। कभी भी भारतीय जनता पार्टी के या जनसंघ के आरएसएस के नेताओं ने ऐसी घटिया बातें नहीं करी। और यदि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार की कुशासन के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ राहुल गांधी कहीं कहते हैं, बोलते हैं, इंटरव्यू में कोई बात कहते हैं, तो वो देश का अपमान नहीं है। इस सरकार को उसका कॉग्निजेंस इस देश लेना का चाहिए। अपमान नहीं है, लेकिन आप राहुल गांधी की बात को इतना वजनदार बता रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण बता रहे हैं, तो आपसे सवाल इस बात का लेकर है प्रताप भानु जी, इतनी वजनदार बातें होते हुए भी भाजपा इन्हें हवा में उड़ा देती है। पर उससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि जनता कांग्रेस पार्टी को हवा में उड़ा देती है। अगर बात वाकई इतनी संजीदा है, बात इतनी ही सत्य है, बात इतनी ही वास्तविक है, तो जनता के स्तर पर लगातार खारिज क्यों होती है? आवाज गायब हो गई आपकी। आपसे समझना ये चाहता हूं, राहुल गांधी इतनी गंभीर बात करते हैं, इतनी तथ्यपरक बात करते हैं, इतनी ही वजनदार बात करते हैं, तो भाजपा उसे हवा में उड़ा देती है। ये बात तो समझ में आती है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, पर जनता आपके नेता की बात और आपकी पार्टी दोनों को हवा में क्यों उड़ा देती है, ये सवाल है। लगातार तो हार रहे हैं आप, ऐसी कौन सी हार है जो आपके हिस्से नहीं आती है? तब भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपका नेता कुछ गलत कर रहा है। नहीं, देखिए, बीजेपी मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रही। अच्छा, वो सांप्रदायिक भावना पर, धार्मिक उन्माद पर चुनाव लड़ना चाहती है, और उसी आड़ में, और जो इन्होंने लाभार्थी की एक नया एक सेक्शन तैयार कर दिया है जी, गेहूं मुफ्त में दे दो 80 करोड़ लोगों को, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया, और प्रधानमंत्री से उपकृत बता रहे हैं हितग्राहियों, क्या प्रधानमंत्री का, मोदी जी का फोटो लगवा रहे हैं। ये सब चीजें जो लालच में देने वाली बातें हैं, इनका कभी ना कभी तो पर्दाफाश होगा, और कांग्रेस जीतने की तरफ आगे बढ़ेगी। जनता के सामने इनकी कलई खुलने लगी है। महंगाई से लोग परेशान हैं, पेट्रोलियम पदार्थों में जो बाजार में शॉर्टेज हो रहा है, मिल नहीं रहा है, महंगाई दाम आसमान पे पहुंच गए हैं। 10 रुपए बढ़ाकर तो 12 प्रताप भानु जी, रुपए। आपका मानना है कि अगर लोगों के पास 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं है, तो उन 80 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार अगर अनाज दे रही है तो गलत कर रही है? अगर जिनके सर पे छत नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़े पैमाने पर मकान बनाए जा रहे हैं, तो आपको इस पर ऐतराज है? इंदिरा आवास योजना के तहत एक मकान बनता था, अगर आज की उसकी जगह अनुपात में 100 मकान बन रहे हैं। गलत कर रही है सरकार, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर रही है और इसके कारण से चुनाव जीत रही है तो बहुत गलत काम कर रही है, यही कहने का आशय है आपका? जी, मेरा तो बिल्कुल यही है आशय। तो कुल मिला के आशय के साथ प्रताप भानु जी, ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना होना चाहिए, ना ही ये मुफ्त अनाज के संदर्भ में होना चाहिए। लेकिन मैं यशपाल सिसोदिया जी वापस आपके पास लौट कर आता हूँ और आपसे समझना ये चाहता हूँ कि आप बयान को खारिज करके उन मुद्दों को कैसे खारिज करेंगे जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद के झगड़े में इस देश को वापस झोंकने के पीछे सिवाय आपके सियासी लाभ के अलावा क्या समझा जाए, इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे? एक आवाज़ नहीं आ रही है किसी जिम्मेदार नेता के द्वारा जो कहे ये ताजमहल के संदर्भ में क्या मुफ्ता हो रही है, ये कुतुब मीनार के संदर्भ में देश को क्यों उलझा रहे हो। आप जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग तमाशबीन बने इस माहौल को बनते हुए देखना चाहते हैं, तो अगर उसके बाद कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल कह रहे हैं कि आप देश को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर ले जा रहे हैं, आप धर्मोन्माद का वातावरण बना रहे हैं, तो गलत क्या कह रहे हैं?
नहीं डॉक्टर साहब, देखिए हर चीज को सांप्रदायिक समाज और धर्म को की तरफ ले जाने की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर राम मंदिर की लड़ाई थी तो राम मंदिर की लड़ाई 500 वर्ष पुरानी थी, और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से दिशा निर्देश दिए हैं, हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से जजमेंट दिए हैं, और अंतोगतवा जिस प्रकार से जो भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार और हमारी जो एक विरासत थी, वो विरासत वापस लौटी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर अन्य विषयों पर भी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है और सरकार उसका पालन करती है, तो क्या सरकार अपराध कर रही है? लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा डॉक्टर साहब, आपके इस चैनल के माध्यम से, आज प्रताप भानु शर्मा जी ने गरीबों को मिलने वाला जो उनका हक है वो हम जो दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व सरकार मोदी जी ने उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। और उसकी उनकी टिप्पणी की मैं आलोचना करता हूं, क्योंकि आपने बहुत ठीक बात कही। एक इंदिरा आवास एक पंचायत को 2 मिलती थी, आज सैकड़ों मिल रही है। आदमी के परिवार में छत हमने दे दी है। मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगा यशपाल जी। प्रताप भानु जी को लग रहा है कि शायद कुछ गलत हो गया, उनसे सुन लेते हैं अपनी बात को, वो अगर ठीक करना चाहते हैं। जी प्रताप भानु जी। उसके अंतर्गत आप उनको दे रहे हैं, कोई आप उपकार नहीं कर रहे हैं, मोदी का कोई इसमें उपकार नहीं है। आप उस कानून को दुरुपयोग या उसका नाम बदल के मोदी द्वारा उपकृत लाभार्थी मत बताइए। वो उस आदमी का हक है जो उसे दिया जा रहा है उसके अंतर्गत। जी ठीक है जी यशपाल जी, आपकी बात लाभार्थी कर किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं। देखिए 10,000 रुपए की राशि उन पात्र किसानों को मिल रही है डॉक्टर हिमांशु जी। 6,000 भारत की सरकार दे रही है और 4,000 माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी दे रहे हैं। इनको किसान सम्मान निधि से आपत्ति है, इनको संबल योजना से आपत्ति है, इनको प्रधानमंत्री योजना से आपत्ति है, इनको गेहूं चावल से आपत्ति है, इनको मूंग से आपत्ति है, इनको गरीबों को मिलने वाली हितग्राही योजना से आपत्ति है। तो कांग्रेस तो कभी गरीब का भला देखना ही नहीं चाहती है। माफ कीजिएगा यशपाल जी, ऐसा नहीं है। आपत्ति इन विषयों को लेकर नहीं है, आपत्ति इस बात को लेकर है कि आपने 2017 में कहा था 2022 में इस देश के किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। लोग खोज रहे हैं वो आय दुगनी कहाँ हुई, पता चला लागत दुगनी हो गई किसानी की, आय दुगनी नहीं हुई। इसको लेकर सवाल है। लोगों का सवाल था कि आपने पेट्रोल डीजल पर जिस तरीके से ड्यूटी लगाकर अपना खजाना भरने की कोशिश की, उससे आम आदमी की जेब खाली हो गई। आपसे जानने में दिलचस्पी है, आपने पिछले 45 दिन में जिस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ाई और अब जाकर घटाई, आपको समझ में नहीं आ रहा था देश में क्या हो रहा है? इसको लेकर सवाल है। लोग ये समझना चाहते हैं देश आपके दावे के अनुसार तरक्की के किस मुकाम पर पहुंच गया है, किस मुकाम पर पहुंच गया देश तरक्की के, जिसमें एक कोरोना की महामारी आई, 135 करोड़ की आबादी में से आपका दावा है, आपका कथन है, आप बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों की हैसियत नहीं है कि वह अपने पुरुषार्थ से 2 जून की रोटी कमा सकें, इसलिए आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग आपके 8 साल का राज रहने के बाद भी मेहनत की रोटी नहीं खा सकते हैं, उसके बाद आपको हक रहता है कि आप बताएं देश तरक्की कर गया है? जी यशपाल जी। नहीं देखिए, गरीब का हक मिलना उसका मौलिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है। और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अधोसंरचना विकास, और देखिए हिमांशु जी, मोदी जी के नाम में और मोदी जी के आह्वान में वो ताकत है कि अगर मोदी जी विदेश में जाकर के कहते हैं कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा, तो देश ने स्वीकार किया, विदेशों ने स्वीकार किया। और अगर मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छता अभियान में सब झाड़ू पकड़ लें और आज हम सफाई अभियान में जुड़ेंगे, हम सफाई अभियान में पूरा देश जुड़ गया। और जहां तक गरीबी को मिलने वाला राशन है, हमने कौन सी कमी कर दी? हमने बढ़ाने का काम किया। फिर ये जो पीडीएस सिस्टम है, ये तो बहुत पुराना है, और जब बहुत पुराना है तो आज भानु प्रताप जी को क्यों आपत्ति हो रही है? क्यों प्रताप भानु जी कह रहे हैं कि प्रताप भानु जी को आपत्ति नहीं हो रही है? मेरा जो सवाल था यशपाल जी, आप उसे टच नहीं करना चाहे। मैंने तो ये जानना चाहा था कि आपकी मजबूत सरकार के रहते हुए भी अगर 80 करोड़ लोग खैरात पर जिंदा रहने के लिए मजबूर हैं, तो इसे गर्व का विषय कैसे माना जा सकता है? क्या डॉक्टर वंदना पांडे जी इस संदर्भ में कोई नजरिया रखना चाहेंगे? क्या वाकई वंदना जी देश के लिए गर्व का विषय हो सकता है कि हमारी इतनी बड़ी आबादी खैरात पर जिंदगी जिए, लोग अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालने लायक ना हो, याचक बन के दरवाजे पर खड़े हों, और आप दुनिया को बताएं देखिए हम कितने उदार हैं, 80 करोड़ लोगों को देखिए 2 टाइम का राशन देते हैं। सुखद स्थिति है देश के लिए, सम्मानजनक स्थिति है। 75 साल के बाद में क्या इसी तरक्की के लिए हमें गर्व करना चाहिए? नहीं, देखिए, देश में गरीब या गरीबी का होना किसी भी समय के लिए अच्छा नहीं है। यह देश एक लंबे समय से गरीबी की विभीषिका को झेलता चला आ रहा है।
आजादी के पश्चात से लेकर के अब तक के प्रयास हो सकता है सारी सरकारों ने किया हो प्रयास, लेकिन अभी जिस दौर से देश गुजरा है, अभी जिस हम कोरोना की विभीषिका में जिस तरह से व्यवसाय ठप पड़ गए हैं, जिस तरह से डेली वेजेस पर, दैनिक वेतन पर, दैनिक भुगतान पर काम करने वाले मजदूरों की आजीविका छिन गई है, जिस तरह से मजदूरों का पलायन हुआ है, उस विषम परिस्थिति से निकलने के लिए अगर कोई ये एक सुविधा दी जा रही है तो इसको हमें नकारात्मक रूप में नहीं, देश में अन्न का पर्याप्त भंडार है, वो अन्न का पर्याप्त भंडार शोकेस के लिए तो नहीं है, अन्न का पर्याप्त भंडार इसीलिए है। और अब देश पटरी पर लौट रहा है, बहुत सारे विश्व के बहुत सारे देश पटरी पर नहीं लौट पाए हैं, भारत ने उस विभीषिका को झेला है। आप ये देखिए कि कितना विशाल देश है, कितनी बड़ी विभीषिका से निकला है, कितने महीनों तक देश बिल्कुल ठप पड़ा रहा है, देश की सरकार की आय भी ठप पड़ी रही, रेलवे बंद था, एरोप्लेन्स के एयरपोर्ट्स बंद थे, लोगों के व्यापार बंद थे। उस एक मानसिक यंत्रणा और जो आर्थिक आघात लगा है राष्ट्र को, उससे उबरने के लिए यह राष्ट्र का नैतिक दायित्व बनता है कि उन तक अभी पहुंचाए, उनको खड़ा होने के लिए योग्य बनाए। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से यह प्रयास होने चाहिए कि ये मुफ्त लेने वाली प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए, मुफ्त लेने वाली प्रवृत्ति का राजनैतिक दुरुपयोग बंद होना चाहिए। दुरुपयोग तो इसको भी नहीं होना चाहिए था कि कितने वर्षों वर्ष से लोगों से मिट्टियां उखड़वा रहे हैं और उसका पैसा दे रहे हैं। अरे उनके लिए आप और भी अच्छे अवसर उत्पन्न कराइए। तो इसलिए गरीबी के संदर्भ में, गरीबों के संदर्भ में निश्चित रूप से इसके कहते हैं कि दीर्घकालीन और समूल गरीबी को समूल समाप्त करने की बात की जानी चाहिए। गरीबी हटा करके एक जगह से दूसरी जगह रखने की बात नहीं करनी चाहिए, गरीबी हटाओ की। लेकिन इस समय विषम परिस्थिति है, या कहते हैं कि अस्वाभाविक काल था कोरोना का, पूरा विश्व उससे हिल गया था, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, भारत पर भी इसका असर पड़ा है, लोगों के यही तो विरोधाभास है डॉक्टर वंदना पांडे जी। एक तरफ दावा है कि देश तरक्की के किस मुकाम पर पहुंच गया है, और जब इन आंकड़ों को लेकर बात करें तो कहें कि देखिए परिस्थितियां कितनी विकट है। इस विरोधाभास पर ही सवाल है। दरअसल कोई जना सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता है। सत्य यही है कि हमारे पास 75 साल की आजादी के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। बेहतर होगा इस देश के तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के कपड़े उतारने के स्थान पर कोशिश करें इस देश की एक बड़ी आबादी के ऊपर अभी तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है और वो कपड़ा उनके तन पर आए, ये उनकी सामूहिक जिम्मेदारी है। यह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तात्कालिक रूप से सियासी लाभ या हानि का विषय तो बन सकती है, पर इस देश की तरक्की की बुनियाद नहीं हो सकती है। क्या जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग अपनी इस जिम्मेदारी के एहसास को समझेंगे, या देश का सवाल है? इसका उत्तर कब मिलेगा, इसका हमें इंतजार है। बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर जो अंत में मैंने कहा उसी से जुड़ा हुआ यूं है कि सबको फिक्र है अपने आप को सही साबित करने की, सबको फिक्र है अपने आप को सही साबित करने की, जैसे जिंदगी नहीं कोई इल्जाम है। किसने लिखा पता नहीं, पर जो ये बात कही गई है वो बेहद सटीक है। बेहतर हो लोग जिंदगी को इल्जाम की शक्ल में ना लें, समाधान की शक्ल में लें। एक प्रश्न है इस देश की आबादी का कि उनके सर पर छत कब होगी, उनके पेट में रोटी कब होगी और उनके तन पे कपड़ा कब होगा। एक सम्मानजनक जिंदगी देने का सपना इस देश के सियासी दलों का होना चाहिए और उसे साकार करने की कोशिश में हम सब इस देश के नागरिकों को बनना चाहिए। क्या दोनों पक्ष इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, ये एक सवाल है जिसका उत्तर हमें अपने बीच से ही खोजना है। तो इसका उत्तर खोजते हैं और अब आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। विधि इजाजत, सादा।